फ्रेंड्स, मैं रमन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आनुवंशिकी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए द्विकुंडलिनी मॉडल था। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सीडीएनए, दूसरा ऑप्शन है बीडीएनए, तीसरा ऑप्शन है डीडीएनए, चौथा ऑप्शन है जेड डीएनए। तो दोस्तों, वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए द्विकुंडलिनी मॉडल था बीडीएनए पर। ऑप्शन सेकंड यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक डीएनए में कुल 10,000 क्षारक युग्म है तो इसमें कुल कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 500, दूसरा ऑप्शन है 10,000, तीसरा ऑप्शन है 20,000, चौथा ऑप्शन है 40,000। तो दोस्तों, यदि एक डीएनए में 10,000 क्षारक युग्म है तो इसमें कुल 20,000 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। ऑप्शन थर्ड यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, द्विकुंडलित डीएनए का कार्यकारी प्रतिरूप सर्वप्रथम किसने सुझाया? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वाटसन एवं क्रिक ने, दूसरा ऑप्शन है शिल्डन एवं स्वान ने, तीसरा ऑप्शन है सिंगर तथा निकोलसन ने, चौथा ऑप्शन है कार्नबर्ग तथा खुराना ने। तो दोस्तों, द्विकुंडलित डीएनए का कार्यकारी प्रतिरूप सर्वप्रथम वाटसन एवं क्रिक ने सुझाया था। ऑप्शन फर्स्ट यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए अणु की संरचना में इसकी रीढ़ बनती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पेंटो शर्करा तथा फास्फेट से, दूसरा ऑप्शन है हेक्सो शर्करा तथा फास्फेट से, तीसरा ऑप्शन है प्यूरिन तथा पिरामिडिन से, चौथा ऑप्शन है शर्करा तथा फास्फेट से। तो दोस्तों, डीएनए अणु की संरचना में इसकी रीढ़ बनती है पेंटो शर्करा तथा फास्फेट से। ऑप्शन फर्स्ट यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूक्लियोटाइड है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन क्षार पेंटो शर्करा व फास्फोरिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन हेक्सो शर्करा व फास्फोरिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन क्षार पेंटो शर्करा, चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन क्षार ट्रायोसेज व फास्फोरिक अम्ल। तो दोस्तों, न्यूक्लियोटाइड होता है नाइट्रोजन क्षार पेंटो शर्करा व फास्फोरिक अम्ल। ऑप्शन फर्स्ट यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूक्लिक अम्ल की इकाई कहलाती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है फास्फोरिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजनी क्षार, तीसरा ऑप्शन है पेंटोस शर्करा, चौथा ऑप्शन है न्यूक्लियोटाइड। तो दोस्तों, न्यूक्लिक अम्ल की इकाई होती है न्यूक्लियोटाइड। ऑप्शन फोर्थ यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नाइट्रोजन क्षार में कौन सा तत्व नहीं होता? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन, चौथा ऑप्शन है फास्फोरस। तो दोस्तों, नाइट्रोजन में फास्फोरस नहीं होता है। नाइट्रोजन क्षार में फास्फोरस नहीं होता है। ऑप्शन फोर्थ यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए की खोज सर्वप्रथम किसने की? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मीशर ने, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन ने, तीसरा ऑप्शन है फ्लेमिंग ने, चौथा ऑप्शन है वाटसन एवं क्रिक ने। तो दोस्तों, डीएनए की खोज सर्वप्रथम मीशर द्वारा की गई थी। ऑप्शन फर्स्ट यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पेंटो शर्करा एवं फास्फेट एक N2 क्षारक के साथ मिलकर किसका निर्माण करते हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है न्यूक्लियोसाइड का, दूसरा ऑप्शन है पॉलीपेप्टाइड का, तीसरा ऑप्शन है न्यूक्लियोटाइड का, चौथा ऑप्शन है अमीनो अम्ल का। तो दोस्तों, पेंटो शर्करा व फास्फेट एक N2 क्षारक के साथ मिलकर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। ऑप्शन थर्ड यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा नाइट्रोजन क्षारक पिरामिडिन नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है थाइमिन, दूसरा ऑप्शन है साइटोसिन, तीसरा ऑप्शन है ग्वानिन, चौथा ऑप्शन है यूरेसिल। तो दोस्तों, वह तत्व जो नाइट्रोजन क्षारक पिरामिडिन नहीं है वह है ग्वानिन। ऑप्शन थर्ड यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए पूरक लड़ी के प्यूरिन एवं पिरिमिडिन जोड़े आपस में किस बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन बंध से, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन बंध से, तीसरा ऑप्शन है कार्बन बंध से, चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन बंध से। तो दोस्तों, डीएनए पूरक लड़ी के रूप में प्यूरिन एवं पिरामिडिन आपस में जुड़े रहते हैं हाइड्रोजन बंध के द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
ग्वानिन एवं साइटोसिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4। तो दोस्तों ग्वानिन एवं साइटोसिन के मध्य 3 हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं। ऑप्शन थर्ड यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है द्विकुंडलित डीएनए की दोनों लड़ी स्ट्रैंड कैसी होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एक समान एवं पूरक, दूसरा ऑप्शन है प्रति समांतर एवं पूरक, तीसरा ऑप्शन है असमान एवं अपूरक, चौथा ऑप्शन है प्रति समांतर एवं अपूरक। तो दोस्तों द्विकुंडलित डीएनए की दोनों लड़ी स्ट्रैंड प्रति समांतर एवं पूरक होती है। ऑप्शन सेकंड यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कुंडलित डीएनए की एकल कुंडली में कितने प्यूरिन एंटू क्षारक होते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 10, चौथा ऑप्शन है अनिश्चित। तो दोस्तों द्विकुंडलित डीएनए की एकल कुंडलिनी में 10 एंटू क्षारक होते हैं। ऑप्शन थर्ड यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है डीएनए के समीपवर्ती न्यूक्लियोटाइड युग्मों के बीच की दूरी क्या होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 0.34 nm, दूसरा ऑप्शन है 34 एंगस्ट्रोम, तीसरा ऑप्शन है 3.4 म्यू, चौथा ऑप्शन है 34 एंगस्ट्रोम। तो दोस्तों डीएनए के समीपवर्ती न्यूक्लियोटाइड युग्मों के बीच की दूरी 0.34 nm होती है। ऑप्शन फर्स्ट यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है एक द्विरज्जुकीय डीएनए में ग्वानिन की मात्रा 35% है, तब साइटोसिन की मात्रा क्या होगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 70%, दूसरा ऑप्शन है 15%, तीसरा ऑप्शन है 30%, चौथा ऑप्शन है 35%। तो दोस्तों एक द्विरज्जुकीय डीएनए में ग्वानिन की मात्रा 35% है, तो साइटोसिन की मात्रा होगी 35%। ऑप्शन 4 यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है चारगाफ का नियम दर्शाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्यूरिन बराबर नहीं है पिरामिडिन के, दूसरा ऑप्शन है A+G = T+C, तीसरा ऑप्शन है A+U = G+C, चौथा ऑप्शन है A+T/G + C = कोस्टेंट। तो दोस्तों चारगोफ का नियम दर्शाता है A+G = T+C। ऑप्शन सेकंड यहां पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ए का नाम होता है एडिनिन, जी का नाम होता है ग्वानिन, टी का नाम होता है थाइमिन और सी का नाम होता है साइटोसिन। आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है एक छोटे डीएनए के टुकड़े में 80 थाइमिन एवं 90 ग्वानिन बेस हैं, कुल न्यूक्लियोटाइड होंगे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 160, दूसरा ऑप्शन है 40, तीसरा ऑप्शन है 80, चौथा ऑप्शन है 340। तो दोस्तों एक डीएनए के टुकड़े में 80 थाइमिन एवं 90 ग्वानिन है, तो न्यूक्लियोटाइड की संख्या होगी 340। ऑप्शन फोर्थ यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रोकैरियोटिक डीएनए है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है डबल स्टैंडर्ड वृत्ताकार, दूसरा ऑप्शन है एकल लड़ी वाला वृत्ताकार, तीसरा ऑप्शन है द्विकुंडलीय रेखिक, चौथा ऑप्शन है न्यूक्लिक अम्ल के रूप में द्विकुंडलित आरएनए। तो दोस्तों प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड और वृत्ताकार। ऑप्शन फर्स्ट यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूक्लियोसाइड है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है न्यूक्लिक अम्ल का बहुलक, दूसरा ऑप्शन है फास्फोरिक अम्ल व क्षारक, तीसरा ऑप्शन है फास्फोरिक अम्ल शर्करा व क्षारक, चौथा ऑप्शन है शर्करा व क्षारक। तो दोस्तों न्यूक्लियोसाइड होता है शर्करा तथा क्षारक। ऑप्शन फोर्थ यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किस कारण से डीएनए अणु का व्यास एक समान होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है द्विकुंडलित श्रृंखला के कारण, दूसरा ऑप्शन है फास्फेट की उपस्थिति के कारण, तीसरा ऑप्शन है प्यूरिन तथा पिरामिडिन के मध्य उपस्थित विशिष्ट क्षारक युग्मन के कारण, चौथा ऑप्शन है प्यूरिन तथा प्यूरिन के मध्य विशिष्ट क्षारक युग्मन के कारण। तो दोस्तों वह कारण जिसके द्वारा डीएनए अणु का व्यास एक समान होता है वह होगा प्यूरिन तथा पाइरिमिडिन के मध्य उपस्थित विशिष्ट क्षारक के युग्मन के कारण। ऑप्शन थर्ड यहां पर करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्न संरचना किस यौगिक से संबंधित है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एडिनिन, दूसरा ऑप्शन है ग्वानिन, तीसरा ऑप्शन है यूरेसिल, चौथा ऑप्शन है थाइमिन। तो दोस्तों ये जो संरचना दी गई है, यह यूरेसिल से संबंधित है। ऑप्शन थर्ड यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके आधार पर एक रज्जुक में स्थित क्षार क्रमों के बारे में जानकारी होने पर दूसरे रज्जुक के क्षारों की कल्पना कर सकते हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्रतिसमांतर, दूसरा ऑप्शन है पूरक, तीसरा ऑप्शन है ध्रुवणता, चौथा ऑप्शन है कुंडलक। तो दोस्तों वह आधार जिसमें एक रज्जुक में स्थित क्षार क्रमों के बारे में जानकारी होने पर दूसरी रज्जुक क्षारक की कल्पना कर सकते हैं, उसे कहते हैं पूरक। ऑप्शन सेकंड यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किसके प्रयोगों से यह सुस्पष्ट प्रमाण प्राप्त हुआ कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हर्शे व चेस 1952, दूसरा ऑप्शन है फेडरिक व ग्रिफिथ 1928, तीसरा ऑप्शन है वाटसन तथा क्रिक, चौथा ऑप्शन है मेसेलन तथा स्टोल 1958। तो दोस्तों हर्शे व चेस के प्रयोग से यह सुस्पष्ट प्रमाण प्राप्त होता है कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। ऑप्शन फर्स्ट यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडियो सक्रिय डीएनए युक्त जीवाणु को यदि 2 पीढ़ियों तक रेडियो रहित माध्यम में प्रतिकृत किया जाए तो कितने प्रतिशत जीवाणु रेडियो सक्रिय होंगे? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 100%, दूसरा ऑप्शन है 50%, तीसरा ऑप्शन है 25%, चौथा ऑप्शन है 12.5%। तो दोस्तों रेडियो सक्रिय डीएनए युक्त जीवाणु को यदि 2 पीढ़ियों तक रेडियो रहित माध्यम में प्रतिकृत किया जाए तो 50% जीवाणु रेडियो सक्रिय होंगे। ऑप्शन सेकंड यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए प्रतिकृतीकरण की दिशा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 5' सिरे से 3' सिरे की ओर, दूसरा ऑप्शन है 3' सिरे से 5' सिरे की ओर, तीसरा ऑप्शन है अमीनो टर्मिनल से कार्बोक्सी टर्मिनल की ओर, चौथा ऑप्शन है कार्बोक्सी टर्मिनल से अमीनो टर्मिनल की ओर। तो दोस्तों डीएनए प्रतिकृतीकरण की दिशा होती है 5' किनारे से 3' किनारे की ओर। ऑप्शन फर्स्ट यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए की अर्ध संरक्षण विधि किसने प्रस्तुत की थी? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वाटसन एवं क्रिक ने, दूसरा ऑप्शन है बेटसन एवं पुन्नेट ने, तीसरा ऑप्शन है मेसलसन तथा स्टोल ने, चौथा ऑप्शन है एवेरी मैककार्टी तथा मैकलियोड ने। तो दोस्तों डीएनए की अर्ध संरक्षी विधि प्रस्तुत की थी वाटसन एवं क्रिक ने। ऑप्शन फर्स्ट यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए गुणन में कैसा एंजाइम उपयोग होता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आरएनए पॉलीमरेज, दूसरा ऑप्शन है डीएनए एंडोन्यूक्लियेज, तीसरा ऑप्शन है एक्सोन्यूक्लियेज, चौथा ऑप्शन है डीएनए पॉलीमरेज। तो दोस्तों डीएनए गुणन में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम उपयोग होता है। ऑप्शन फोर्थ यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ई कोलाई में डीएनए गुणन की विधि है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है संरक्षी एवं एक दिशीय, दूसरा ऑप्शन है अर्ध संरक्षी व एक दिशीय, तीसरा ऑप्शन है संरक्षी व द्विदिशीय, चौथा ऑप्शन है अर्ध संरक्षी व द्विदिशीय। तो दोस्तों ई कोलाई में डीएनए द्विगुणन की विधि है अर्ध संरक्षी व द्विदिशीय। ऑप्शन फोर्थ यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा विकर डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने के काम आता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है टर्मिनेज, दूसरा ऑप्शन है एंडोन्यूक्लियेज, तीसरा ऑप्शन है लाइगेज, चौथा ऑप्शन है डीएनए पॉलीमरेज। तो दोस्तों वह विकर जो डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने के काम आता है उसका नाम है लाइगेज। ऑप्शन थर्ड यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आकाजाकी खंड किस पर संश्लेषित होते हैं?
चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है केवल डीएनए की अगेती श्रृंखला पर, दूसरा ऑप्शन है केवल डीएनए की पछेती श्रृंखला पर, तीसरा ऑप्शन है डीएनए की अगेती व पछेती श्रृंखला पर, चौथा ऑप्शन है पूरक डीएनए पर। तो दोस्तों आकाजाकी खंड केवल डीएनए की पछेती श्रृंखला पर संश्लेषित होते हैं। ऑप्शन सेकंड यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए रेप्लिकेशन में प्राइमर है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एक छोटा डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड का बहुलक, दूसरा ऑप्शन है एक छोटा राइबोन्यूक्लियोटाइड का बहुलक, तीसरा ऑप्शन है हेलिक्स डिस्टेबिलाइजिंग का प्रोटीन, चौथा ऑप्शन है एंजाइम जो नई स्ट्रेन में न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने में भाग लेता है। तो दोस्तों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड की डीएनए रिप्लिकेशन में प्राइमर है एक छोटा राइबोन्यूक्लियोटाइड का बहुलक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिकृति द्विशाख होती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है डीएनए कुंडलिनी का बड़ा खुला हुआ भाग, दूसरा ऑप्शन है डीएनए कुंडलिनी का छोटा खुला हुआ भाग, तीसरा ऑप्शन है डीएनए कुंडलिनी का अत्यधिक कुंडलित भाग, चौथा ऑप्शन है डीएनए कुंडलिनी का कम कुंडलित भाग। तो दोस्तों प्रतिकृति द्विशाख होती है डीएनए कुंडलिनी का छोटा खुला हुआ भाग। ऑप्शन सेकंड यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए के एजीसीटी नाइट्रोजन क्षारक के समकक्ष आरएनए का कोड होगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है टीएसीए, दूसरा ऑप्शन है यूसीजीए, तीसरा ऑप्शन है टीसीजीए, चौथा ऑप्शन है एजीयूसी। तो दोस्तों डीएनए के एजीसीटी नाइट्रोजन क्षारक के समकक्ष आरएनए का कोड होगा यूसीजीए। ऑप्शन सेकंड यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे एडाप्टर अणु कहते हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है डीएनए को, दूसरा ऑप्शन है एमआरएनए को, तीसरा ऑप्शन है टीआरएनए को, चौथा ऑप्शन है आरएनए को। तो दोस्तों टीआरएनए को एडाप्टर अणु कहते हैं। ऑप्शन थर्ड यहां पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों टीआरएनए का नाम ट्रांसफर आरएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएनए में एडेनिन क्षारक के साथ जुड़ सकता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ग्वानिन, दूसरा ऑप्शन है साइटोसिन, तीसरा ऑप्शन है यूरेसिल, चौथा ऑप्शन है थाइमिन। तो दोस्तों आरएनए में एडेनिन क्षारक के साथ यूरेसिल जुड़ सकता है। ऑप्शन थर्ड यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि डीएनए की एक स्ट्रैंड में क्षार अनुक्रम सीएटी, टीएजी, सीएटी, सीएटी, जीएसी हो तो इसके पूरक एमआरएनए में अनुक्रम होगा। तो दोस्तों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड जीयूए, एयूसी, जीयूए, जीयूए, सीयूजी। ऑप्शन थर्ड यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें केंद्रक का डीएनए आनुवांशिक सूचनाओं को एमआरएनए को स्थानांतरित करता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा ऑप्शन है ट्रांसलोशन लोकेशन, तीसरा ऑप्शन है ट्रांसलेशन, चौथा ऑप्शन है ट्रांसपोर्टेशन। तो दोस्तों उस प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं जिसमें केंद्रक का डीएनए आनुवंशिक सूचनाओं को एमआरएनए को स्थानांतरित करता है। ऑप्शन फर्स्ट यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है एक टीआरएनए अणु में लगातार क्षारकों का अनुक्रम जो कि एमआरएनए के एक पूरक कोडोन अनुक्रम के साथ विशिष्टतः जुड़ता है कहलाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ट्रिपलेट, दूसरा ऑप्शन है नॉनसेंस कोडोन, तीसरा ऑप्शन है एंटी कोडोन, चौथा ऑप्शन है टर्मिनेशन कोडोन। तो दोस्तों एक टीआरएनए अणु में 3 लगातार क्षारकों का अनुक्रम जो कि एमआरएनए के एक पूरक कोडोन अनुक्रम के साथ विशिष्टतः जुड़ता है कहलाता है एंटी कोडोन। ऑप्शन थर्ड यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीआरएनए किस लूप की सहायता से राइबोसोम की बड़ी उप इकाई से जुड़ता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है डीएचयू लूप, दूसरा ऑप्शन है टी5सी लूप,
तीसरा ऑप्शन है एंटी कोडोन लूप, चौथा ऑप्शन है माइनर लूप। तो दोस्तों टीआरएनए किस लूप की सहायता से राइबोसोम से जुड़ता है? राइट ऑप्शन होगा T5C लूप, ऑप्शन सेकंड यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु में AUG कोडोन किसके लिए होता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ग्लाइसिन, दूसरा ऑप्शन है मिथिलोनिन, तीसरा ऑप्शन है एन फॉर्मिल मिथिलोनिन, चौथा ऑप्शन है एलेनिन। तो दोस्तों जीवाणु में AUG कोडोन एन फार्मिल मिथिनोनिन के साथ जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीआरएनए अणु की त्रिआयामी संरचना होती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एल आकृति, दूसरा ऑप्शन है एस आकृति, तीसरा ऑप्शन है वाई आकृति, चौथा ऑप्शन है ई आकृति। तो दोस्तों टीआरएनए अणु की त्रिआयामी संरचना होती है एल आकृति, ऑप्शन फर्स्ट यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान उस डीएनए स्थल जिस पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है उन्नायक, दूसरा ऑप्शन है नियामक, तीसरा ऑप्शन है ग्राही, चौथा ऑप्शन है संवृद्धिकर। तो दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन के दौरान उस डीएनए स्थल जिस पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है उस स्थान को कहते हैं उन्नायक, ऑप्शन फर्स्ट यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएनए का वह कौन सा रूप है जिसकी संरचना क्लोवर की पत्ती जैसी होती है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आरएनए, दूसरा ऑप्शन है एचएनआरएनए, तीसरा ऑप्शन है एमआरएनए, चौथा ऑप्शन है टीआरएनए। तो दोस्तों आरएनए का वह स्वरूप जिसकी संरचना क्लोवर की पत्ती जैसी होती है वह है टीआरएनए, ऑप्शन फोर्थ यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक है जो डीएनए के संश्लेषण के लिए टेम्पलेट के रूप में आरएनए का उपयोग करता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज, दूसरा ऑप्शन है डीएनए पॉलीमरेज, तीसरा ऑप्शन है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, चौथा ऑप्शन है आरएनए पॉलीमरेज। तो दोस्तों निम्नलिखित में से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक है जो डीएनए के संश्लेषण के लिए टेम्पलेट के रूप में आरएनए का उपयोग करता है, ऑप्शन थर्ड यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैसेंजर आरएनए अणुओं के cDNA प्रोबों की प्रतिलिपियों का बनाया जाना किसकी सहायता से होता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है रेट्रिक्शन एंजाइम, दूसरा ऑप्शन है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तीसरा ऑप्शन है डीएनए पॉलीमरेज, चौथा ऑप्शन है एडिनोसिन डीएमिनेज। तो दोस्तों मैसेंजर आरएनए अणुओं से cDNA प्रोबों की प्रतिलिपियों का बनाया जाना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की सहायता से होता है, ऑप्शन सेकंड यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि डीएनए में क्षारकों का क्रम 5' है 3' है तो एमआरएनए में यह क्रम होगा। तो दोस्तों एमआरएनए में यह क्रम होगा 5' से 3' ऑप्शन थर्ड यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सुझाव जरूर दीजिएगा। और यदि वीडियो को देखते हुए आप लोग यहां तक पहुंच गए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। इससे आगे के क्वेश्चन अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।